दोस्तों, आज के समय में भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक तीखी बहस और कमाल की जंग चल रही है। जहां एक तरफ भारत सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, वहीं कोर्ट की तरफ से इसे इंटरफेरेंस माना जा रहा है। इस बहस ने अब एक पॉलिटिकल रूप भी ले लिया है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के इस पर अलग अलग मत है। क्या है ये मामला और इस बहस में कौन ज्यादा सही है, सरकार या कोर्ट? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बस बन रहेगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो पहले तो जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। ये मामला जुड़ा हुआ है कि किस तरह से कोर्ट में नए जजेस को अपॉइंट किया जाए या फिर उनके ट्रांसफर किए जाए। इस वक्त ये पावर एक कॉलेजियम के हाथों में होती है, इसलिए इसे कॉलेजियम सिस्टम भी कहते हैं। कॉलेजियम यानी कि एक कमेटी। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो इस कॉलेजियम या कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजेस बैठते हैं और वो फिर किसी नाम को सरकार को रिकमेंड करते हैं। इसके बाद सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जिस भी किसी का नाम रिकमेंड किया गया है उसका बैकग्राउंड चेक करे और साथ ही क्वालिफिकेशन वगैरह को भी अच्छे से देख ले। अब या तो सरकार अब इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है जिससे डायरेक्टली वो आदमी सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट हो जाएगा, या फिर सरकार को अगर कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो वो अपना फीडबैक इस कॉलेजियम को भेजती है। ये कॉलेजियम अब इन सजेशंस को दोबारा देखता है और अगर उसे लगता है कि इन सजेशन के बाद भी वो कैंडिडेट जज बनने के लायक है तो वो उसका नाम दोबारा भेज सकती है और इस बार सरकार को उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट का प्रोसेस भी मिलता जुलता ही है। हाई कोर्ट के कॉलेजियम में उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस बैठते हैं जो चीफ मिनिस्टर को ये नाम भेजते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर इसे गवर्नर को भेजता है और गवर्नर इन नामों को कानून मंत्रालय तक पहुंचाते हैं और फिर वहां से क्लियर होने के बाद ये नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक जाता है। कॉलेजियम सिस्टम का फायदा यह है कि इससे कोर्ट्स को इंडिपेंडेंट रखा जाता है, यानी कि अगर सरकार को लगता है कि कोई कैंडिडेट उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ है तब भी वो उसे जज बनने से रोक नहीं सकते। हमने कई बार देखा भी है कि सीधे सीधे तौर पर सरकार ऐसे कई कैंडिडेट्स को रोकने की कोशिश हमेशा करती आई है। अभी कुछ वक्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सरकार को जस्टिस अकील कुरैशी का नाम रिकमेंड किया था, लेकिन उनका नाम सरकार ने वापस भेज दिया। इसके साथ कॉन्स्पिरेसी ये जुड़ी हुई है कि वो जस्टिस कुरैशी ही थे जिन्होंने 2010 में अमित शाह को एनकाउंटर केस में जेल में डाला था। अब अगर उनका नाम दोबारा वो रिकमेंड करते हैं तो सरकार इस बार उन्हें मना नहीं कर पाएगी। लेकिन सरकार का तर्क ये है कि कॉलेजियम सिस्टम के कई सारे नुकसान भी स्पेशली इस कॉलेजियम सिस्टम पे भी लागू है। उनके मुताबिक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट को देख रहे हैं, इसलिए ये भी मुमकिन है कि वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स का फेवर करेंगे, जिस वजह से हो सकता है कि जुडिशरी में एक क्लोज्ड सिस्टम बन जाए जहां अगर आप किसी सीनियर जज से अच्छी पहचान रखते हैं सिर्फ तभी आपको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है। तो आखिर सरकार के पास इसका क्या सोल्यूशन है? सरकार ने इसके सोल्यूशन के रूप में एक नए तरह की कमेटी बनाने की बात की है जिसे वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन या NJAC कहते हैं। NJAC को सरकार ने 2014 में एक एक्ट के रूप में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेज में पास करा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। NJAC के मुताबिक अब जो कमीशन बनेगी उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस नहीं बैठेंगे बल्कि इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। NJAC में अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठेंगे, 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज बैठेंगी जिनमें से एक को एक दूसरी कमेटी नॉमिनेट करेगी जिसमें चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन शामिल होंगे। दूसरी एमिनेंट पर्सनालिटीज को SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कम्युनिटीज या फिर विमेन की कैटेगरी से अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा कानून मंत्री भी NJAC का हिस्सा होंगे, यानी अगर देखा जाए तो अब जजेस के अपॉइंटमेंट्स में कानून मंत्री और प्रधानमंत्री का भी रोल होगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे खारिज कर दिया था। यहीं पर सारी लड़ाई है।
जहां एक तरफ सरकार कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ है, वहीं को ये नया सिस्टम है। इसमें भी हम अगर सरकार के दखल को छोड़ दें तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस तो हैं ही। अब एक तरफ ये 3 लोग हैं और दूसरी तरफ वो 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज और कानून मंत्री खुद है। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट को सरकार पसंद नहीं करती है तो उसके नाम पर सहमति नहीं बन पाएगी। इस पूरे मामले में एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि अगर एनजीएसी लागू होता है तो इसे संविधान में संशोधन करके लागू करना होगा, और संविधान में संशोधन करने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह पर 2/3 वोट्स की जरूरत है। जब 2014 में इस बिल को पहली बार प्रेजेंट किया गया था तब सरकार समेत अपोजिशन की पार्टीज ने भी इसका समर्थन किया था, लेकिन अब अपोजिशन की पार्टीज ने अपना स्टैंड बदल दिया और अगर ये बिल दोबारा पार्लियामेंट में आता है तो शायद इसे पास न करवाया जा सके। टीएमसी ने अपनी सफाई में ये कहा कि जब 2014 में ये सरकार नई आई थी तब सभी को ये सिस्टम ठीक लगा था, लेकिन जिस हिसाब से इस सरकार ने बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को कब्जे में करने की कोशिश की है, अब वो शायद इस बिल को सपोर्ट ना करे। कांग्रेस के जयराम रमेश का ये कहना है कि इस बिल के जरिए सरकार सुप्रीम कोर्ट को डराने की कोशिश कर रही है कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम एनजीएसी लागू करके तुम्हारी पावर्स भी छीन सकते हैं। शशि थरूर ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के हाथ में ये पावर न जाए। लालू यादव की पार्टी आरजेडी का भी इस पर एक इंटरेस्टिंग बयान आया है। आरजेडी के मनोज झा के मुताबिक एनजीएसी में बाकी पिछड़े वर्गों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। डीएमके ने तो ये तक पूछा है कि इस बिल के बारे में अब क्यों चर्चा हो रही है। अगर सरकार को इस पर इतना ही भरोसा था तो सुप्रीम कोर्ट के इसे हटाने के बाद वो रिव्यू पिटीशन भी तो फाइल कर सकते थे। तो मुख्य तौर पर कहा जाए तो यही मामला है। अब आते हैं ये कितना सही और कितना गलत है। एनजीएसी सिस्टम को अगर हम देखें तो इसमें कुछ खामियां तो हैं, जिसमें सरकार का जो रूल है वो जुडिशरी की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर हम ये मान भी लेते हैं कि आज की सरकार इस सिस्टम का गलत फायदा नहीं उठाएगी तो आने वाले 20, 30, 40 साल बाद शायद कोई ऐसी सरकार आ जाए जो इसी रूल का गलत फायदा उठाने लगेगी। तब तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। किसी भी डेमोक्रेसी में एक प्रोसेस इस तरह से बनाई जाती है कि फिर चाहे टॉप पर बैठे आदमी की मंशा जो भी हो, वो पूरे सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप अमेरिका का केस ही देखें तो ट्रंप के जाने से पहले वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किए गए थे और ये जजेस ट्रंप के फेवर से बने थे। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं जो सालों से चाह रही थी कि वो अबॉर्शन को बैन कर दे, और अब हमने देख ही लिया है कि वहां पर अबॉर्शन के रॉयस वर्सेस वेड वाले फैसले को पलट दिया गया है और अब हर स्टेट में ये राइट दे दिया गया है कि वो अबॉर्शन लीगलाइज करना चाहते हैं या नहीं, जबकि वहां की ज्यादातर पॉपुलेशन अबॉर्शन को बैन करने के खिलाफ है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो ये दर्शाते हैं कि जुडिशरी को जितना ज्यादा सरकार से इंडिपेंडेंट रखा जा सकता है एक डेमोक्रेसी के लिए वो उतना ही बढ़िया है, क्योंकि अगर कोई मतभेद भी होता है तो उसे सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता तो है ही। इस तरह से ये पूरा सिस्टम ही चेंज करना आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है। लेकिन वहीं हमें कॉलेजियम सिस्टम में जो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म जैसी कमियां नजर आती है उसका भी कोई समाधान ढूंढने की जरूरत है। ये भी मुमकिन है कि बिना सरकार की डायरेक्ट इंटरफेरेंस के कोई फ्रेमवर्क बनाया जा सके जहां जजेस के अलावा बाकी लोग भी कैंडिडेट्स का नाम रिकमेंड कर सके। खैर, इस मामले पर हो सकता है आप अलग सोचते हो। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।